पीसीओडी और पीसीओएस, इससे जो है सबसे ज़्यादा गर्ल्स सबने शिकायत की मुझे, क्यों हो रहा है हमें, हम हेल्दी खा रहे हैं, क्या वजह है ये, कहाँ पे क्या कमी रह जा रही है जो ये गर्ल्स इस तरह से परेशान है? अगर पीसीओ है पर्सन को तो उसको एक्टिव एक्सरसाइज में जाना है। अगर फैमिली में बैकग्राउंड डिजीज़ डायबिटीज़ का है तो आई वुड एडवाइस कि गर्ल्स को ज़्यादा एक्टिव रहना चाहिए। एक लड़की का तो सवाल ये भी था कि मैम इतना वर्क प्रेशर है कि मैं उठ के बाथरूम तक नहीं जा पाती हूँ। बहुत सारी मेडिसिन्स भी आ गई हैं, बहुत लड़कियाँ वो मेडिसिन्स भी लेने लगी हैं, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ऐसे में गर्ल्स क्या करें अपने आप को संभालने के लिए? मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आपको 40 साल हो गए, आपने एक एरा बदलते हुए देखा है। आपको लगता है कि महिलाएं अब अपने हेल्थ को लेके वोकल हुई हैं, सामने आ रही हैं, या उनकी परेशानियां एज इट इज़ बनी हुई हैं गाइनो को लेके? गाइनो मतलब उनकी जितनी भी अपनी इंटरनल परेशानियां हैं उसको लेके वो हमेशा दबती छुपाती रही हैं। क्या अब लग रहा है कि महिलाएं आगे आ रही हैं, अपनी बीमारियों को लेके वोकल होती हैं, अपने लोगों से बात करती हैं, डॉक्टर से ओपन हो पाती हैं? अच्छा, सबसे पहले तो थैंक यू पूजा फॉर इनवाइटिंग अस हियर। बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ आके। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हमने जब प्रैक्टिस शुरू करी थी 40 इयर्स बिफोर, उस टाइम बहुत रेस्ट्रिक्शंस थे, विमेन बहुत इनहिबिटेड होती थी। थोड़ा सा आज के इरा में हम ये ज़रूर देखते हैं कि women are opening up a little bit, but not as much as they should open। जो उनको अपने हेल्थ इश्यूज डिस्कस करने चाहिए, और एक ओपननेस, एक फ्रैंकनेस विद द डॉक्टर्स। अभी भी जैसे पेशेंट आता है हमारे चेम्बर में तो हमें उनको कोक्स करना पड़ता है अपनी चीज़ें बताने के लिए, कुछ लीडिंग क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं कि भाई ये है आपको, ये है आपको, तो फिर देन दे ओपन अप कि भाई ये है, हाँ डॉक्टर साहब ये है हमें प्रॉब्लम। एंड थोड़ा सा तो डेफिनेटली अ लिटिल बिट अवेयरनेस तो होने लग गया है, बट अभी भी मेजॉरिटी ऑफ द लेडीज़ नहीं ओपन हो रही हैं। न्यू एज की जो गर्ल्स हैं, अगर आप बोलें कि मिलेनियल जिनको कह रहे हैं, उनके साथ अलग तरीके की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। मैं अपने न्यूज़ रूम में घूम रही थी तो पीसीओडी और पीसीओएस, इससे जो है सबसे ज़्यादा गर्ल्स सबने शिकायत की मुझे कि हमारा पहला सवाल ये है गायनोकोलॉजिस्ट से कि क्यों हो रहा है हमें, हम हेल्दी खा रहे हैं, हम हेल्दी मतलब हेल्थ जो है उनका कंसर्न में है, उसके बाद भी वो इस तरह की परेशानियों से, और सबसे ज़्यादा परेशानियाँ मैंने एक रिसर्च पढ़ी कि 90% गर्ल्स जो हैं वो पीसीओडी और पीसीओएस से पीड़ित हैं। क्या वजह है ये, कहाँ पे क्या कमी रह जा रही है जो ये गर्ल्स इस तरह से परेशान हैं? एक्चुअली मैं आप लोगों का शुक्रगुजार ज़रूर करूँगी, मीडिया का, जो इस मुद्दे को बहुत उठा रहे हैं आजकल, विच इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। ये एक्चुअली आजकल के बच्चों में गर्ल्स में ज़्यादा पाया जा रहा है। ज़्यादा मीन्स दैट गर्ल्स की अब लाइफस्टाइल सेडेंट्री हो गई है, ज़्यादा बैठने का काम, ज़्यादा मोबाइल देखना, कंप्यूटर पे काम करना। So these all things, because that causes lack of exercise, तो एम्बुलेटरी नहीं रहता है पर्सन। और फिर खाने पीने, क्योंकि खाने पीने में आजकल क्या है कि हर चीज़ में बच्चा शॉर्टकट करता है। अब यंग गर्ल्स जो काम करने चली जाती हैं उनके पास कुकिंग का टाइम नहीं है, तो उन्होंने बर्गर मंगा लिया, पिज़्ज़ा मंगा लिया, कुछ इस तरह का जो हेवीली लोडेड विद फैट्स। तो इनसे सबसे वेट गेन होता है, वेट गेन से हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस से पीसीओडी प्रकट होता है। ओके, लेकिन मैंने जब अपने ऑफिस में, या मैं और गर्ल्स की बात करूं जो हमेशा हम लोगों के साथ रहती हैं या अपनी परेशानियां बताती हैं, उसमें मैक्सिमम जो गर्ल्स हैं वो बड़ी लीन थीन हैं, बहुत दुबली पतली हैं, और प्लस कई लड़कियां तो ऐसी भी मुझे मिली जो रेगुलर योगा करती हैं और उनको फिटनेस फ्रीक हैं, उसके बाद भी वो इस तरह की समस्याओं से ग्रसित हैं, और गायनी प्रॉब्लम उनको बहुत ज़्यादा है, मूड स्विंग उनका बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो क्या इसको मोबाइल का असर समझें या
वही आपका कि हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है या खान पान में बहुत ज़्यादा केमिकल्स, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स बहुत यूज़ हो रहे हैं, या पहले की विमेंस ये नहीं बताती थी, अब की थोड़ी वोकल हो रही हैं? मतलब बहुत कंट्राडिक्शन है इस सवाल में। नहीं, डेफिनेटली आजकल की जो लाइफस्टाइल है वो, देखो, योगा इज़ नॉट एन एक्टिव एक्सरसाइज, योगा इज़ लाइक अ पैसिव एक्सरसाइज। तो अगर आप बोलो कि हाँ योगा बहुत करती हैं, तो योगा अगर पीसीओ है पर्सन को तो उसको एक्टिव एक्सरसाइज में जाना है, लाइक जिमिंग है, स्किपिंग है, जॉगिंग है, ब्रिस्क वॉकिंग है। तो योगा विल नॉट कंट्रीब्यूट टू दैट एस्पेक्ट। दूसरी चीज़, खाने पीने का डेफिनेटली जो आजकल का लाइफस्टाइल है, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा है डाइट में, और फिर जैसे वेट गेन होता है, ओबिसिटी एक फैक्टर होता है, जहाँ वेट गेन हुआ पीसीओ हुआ। बट ऑन द अदर हैंड लीन पीसीओज भी होते हैं, लीन पीसीओज भी होते हैं, और इनमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, और ये उन फैमिलीज़ में ज़्यादा पाया जाता है जहाँ डायबिटीज़ एक बैकग्राउंड डिजीज़ है ना। सो अगर फैमिली में बैकग्राउंड डिजीज़ डायबिटीज़ का है तो आई वुड एडवाइस कि गर्ल्स को ज़्यादा एक्टिव रहना चाहिए, अपनी कैलोरीज पे ध्यान रखें, अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान रखें, अपने एक्सरसाइजेस पे ध्यान तो मैंने आपको बताया कि न्यूज़ रूम से लेके बाहर तक सबसे ज़्यादा इस बीमारी से लड़कियां, और बहुत ज़्यादा बात की गई है इस पे, लेकिन आप बता रही हैं कैलोरीज पे ध्यान रखें, एक्सरसाइज पे ध्यान रखें, क्या क्या चीज़ें खाएं और किस तरह से अपने डे को वो चेंज करें। और एक लड़की का तो सवाल ये भी था कि मैम इतना वर्क प्रेशर है कि मैं उठ के बाथरूम तक नहीं जा पाती हूँ, और 3 अलार्मिंग सिस्टम आते हैं, 3 बार ऐसा महसूस होता है कि अब बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन लगता है कि बस 1 मिनट की बात है, ये पैकेज पूरा कर लेती हूँ, ये काम पूरा कर लेती हूँ, फिर उठ के जाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें कितनी उनके हार्मोनल डिसबैलेंस को, हार्मोन को डिसबैलेंस कर रही है? नहीं, डेफिनेटली डिसबैलेंस करेंगी, बिकॉज अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस में हो, है ना, एक तो आपके टारगेट्स होते हैं, आपको एक स्पेसिफाइड टाइम पे आपको काम कंप्लीट करके देना है, तो खाने पीने का भी एक डिसबैलेंस हो जाता है, टाइमली खाना नहीं खा रहे हो आप, प्रॉपर खाना नहीं खा रहे हो। अच्छा, हेल्दी फूड्स जो हम एडवोकेट करते हैं उसमें सैलड्स हैं, स्प्राउट्स हैं, जो लो फैट डाइट्स हैं वो लें, और ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा लें, है ना। और एक्सरसाइज में हम कहते हैं कम से कम, अगर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो तो कम से कम 15 मिनट ब्रिस्क वॉक कर लो। ब्रिस्क वॉक में ये है कि कम से कम आपका बॉडी टोन अप हो जाता है ना। ब्रिस्क वॉक मतलब थोड़ी तेज कदमों से चलना, तेज चलना, जी, जी, जी। और थोड़ा स्ट्रेस लेवल अपना कम करो। ये तो मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है जा रहा है कि आप अपना स्ट्रेस कम कर दें, लेकिन बहुत सारी मेडिसिन्स भी आ गई हैं, बहुत लड़कियां वो मेडिसिन्स भी लेने लगी हैं, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो स्ट्रेस कम क्या मेडिटेशन से, और मेडिटेट करने का भी टाइम नहीं? आई थिंक मेडिटेशन सबसे बेस्ट है। लेकिन उसका भी टाइम नहीं। 15 मिनट ब्रिस्क वॉक, 15 मिनट मेडिटेशन कम से कम। लेकिन वो तो टाइम ही नहीं है ना, खाते खाते तो सब ऑफिस पहुंच रहे हैं, और वो भी जो भी हाथ में आ रहा है वो खाते खाते ऑफिस पहुंच रहे हैं। यही है सब, मुसीबत की जड़। तो ये सारी आपको लग रहा है कि ये मुसीबत की जड़। एक और सवाल एक हमारी कोलीग का था, बच्चेदानी में रसौली हो रहा है और उससे बहुत तरह की दिक्कतें हो रही हैं, प्रेगनेंसी में भी क्या उससे दिक्कत होती है, और उसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? देखो पूजा, रसौलियाँ जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। रसौली अगर आपके यूट्रस के वॉल के अंदर हो तो वो कंसेप्शन में या बेबी होने में कोई दिक्कत नहीं करेगी। अगर वो आउटर वॉल पे हो या यूट्रस के बाहर के साइड पे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं करेगी। दिक्कत तब होती है जब वो रसौली अंदर की तरफ इंक्रोच करना शुरू करती है। इंक्रोच माने वो अंदर की तरफ ग्रोथ शुरू हो जाती है। तब क्या होता है, जो एरिया बेबी ने ऑक्यूपाई करना होता है बच्चेदानी के अंदर, वो रसौली ने ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर लिया है ना, तो वो स्पेस नहीं रहता। तो हम जो कहते हैं मेडिकल टर्म्स में इम्प्लांटेशन फेलियर, यानी बेबी
आता तो है यूट्रस के अंदर, लेकिन वो एम्बेड नहीं हो पाता, है ना, क्योंकि जगह नहीं है, उसकी एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, तो अबॉर्ट हो जाता है। और रसोलियाँ जब अंदर की तरफ बढ़ने लगती हैं तो लेडीज़ को डिफरेंट टाइप की और प्रॉब्लम्स भी होती हैं, और मींस जैसे पीरियड्स की प्रॉब्लम हो गई, या पेन होना पीरियड्स के आसपास, और माने ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ये जनरली इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कौन सा ट्रीटमेंट इसके लिए बेटर है? रसौली अगर किसी को हो गई है तो वो सर्जरी कराए, और आप खुद एक रोबोटिक सर्जन भी हैं और जानी मानी रोबोटिक सर्जन है, तो आपको क्या लगता है कौन सा बेस्ट प्रोसीजर है रसौली को हटाने का? रोबोटिक सर्जन या सर्जरी, या फिर जो नॉर्मल सर्जरी हो रही है वो? नहीं, देखो, नॉर्मल सर्जरी तो हम बिल्कुल एडवोकेट नहीं करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप की होल सर्जरी से काम बना सकते हैं। पर देखो, हर केस में, हर रसौली में सर्जरी इंडिकेटेड नहीं होती है ना। तो लेडीज़ को समझना चाहिए कि जो रसौलियाँ सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रही हैं उनमें सर्जरी ज़रूरी है। सिम्टम्स माने जैसे आप ट्राई कर रहे हो, आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हो, है ना, पता चला एक बड़ी सी रसौली यूट्रस के कैविटी में बैठी है, तो उस केस में आपको वो चीज़ हटानी चाहिए, है ना। तो वो की होल सर्जरी से होती है। ओपन सर्जरी में आप करा तो लोगे ओपन सर्जरी, लेकिन उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे इंटेस्टाइन्स आके चिपक जाती हैं, है ना, स्किन का इंसिजन बड़ा होता है, यूट्रस पे इंसिजन बड़ा होता है। की होल सर्जरी में छोटे छोटे इंसिजन्स में हम वही रिज़ल्ट उठा लेते हैं, और रोबोटिक तो उससे और अच्छा होता है। रोबोटिक में बहुत प्रिसीजन सर्जरी होती है। प्रिसीजन माने जहाँ आपको छोटा सा कट लगाना, वहाँ वो बारीक छोटा सा कट लगता है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जो हम जब रोबोटिक बोलते हैं तो रोबोटिक सर्जन सर्जरी करता है, ना कि रोबो सर्जरी करता है। तो रोबो एक ज़रिया होता है सर्जन का सर्जरी पेशेंट के ऊपर करने का, और वो सर्जरी इतनी प्रिसाइज होती है क्योंकि रोबो के जो आगे का जो एरिया बहुत फाइन होता है, जो जब हम कट लगाते हैं तो वो बहुत एक फाइन कट लगता है। और अगर ओपन सर्जरी में हम 50 ml का ब्लड लॉस देखते हैं, तो इसमें 5 ml से भी कम ब्लड लॉस होता है। तो ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल, सबसे जल्दी पेशेंट उठ जाता है, रिकवरी बहुत फास्ट रहती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं होती है, और पेशेंट खुश होके जाता है बिकॉज कमज़ोरी कम आती है। अच्छा, तो मतलब तो ये कितना पॉपुलर हो रहा है रोबो सर्जरी जो है वो? रोबोटिक तो बहुत पॉपुलर, जो आजकल नेट पे सर्च करते हैं, नेट पे उसके फ़ायदे पढ़ते हैं और हमसे आके डिस्कस करते हैं, हम तो डेफिनेटली एडवोकेट करते हैं। क्योंकि आजकल देखो, जैसे आपने बोला टाइम नहीं है, ऑफिस आते आते खाना खा रहे हो आप, हाँ, और आप नेचुरली सर्जरी के बाद आप चाहते हो कि भाई बहुत जल्दी हम खड़े हो जाएं, हम जल्दी वापस जॉब पे चले जाएं। तो उस चीज़ को देखते हुए आई वुड से कि रोबोटिक बेस्ट है पेशेंट के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी पेशेंट 2 दिन में हॉस्पिटल से बाहर हो जाता है, कभी कभी तो 24 आवर्स में भी हम लेकिन ये एक्सपेंसिव होगी नॉर्मल सर्जरी? थोड़ी एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन आजकल इंश्योरेंसेस कवर कर रहे हैं। तो अगर आपके पास अच्छा इंश्योरेंस है तो आप डेफिनेटली बेस्ट ऑफ सर्जरीज देख सकते हैं। अच्छा, एक और परेशानी है, यूरिन इन्फेक्शन बहुत हो रहा है। मतलब आप पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करते हैं, आप पब्लिक प्लेसेस में ही हैं क्योंकि आप ऑफिस में हैं, या आप पब्लिक प्लेसेस कहीं भी जा रहे हैं तो हो सकता है कहीं पे कुछ मिस हो गया। ऐसे में गर्ल्स क्या करें अपने आप को संभालने के लिए, और उनको इस तरह का कोई ट्रैक प्रॉब्लम ना हो? क्या कोई ऐसा एडवाइस है आपके पास? देखो, एक तो यंग गर्ल्स के लिए मैं ज़रूर एक चीज़ बोलूँगी कि भाई जैसे यूरिन का प्रेशर आता है, कोशिश करो वॉशरूम जाने की, माने उसको होल्ड करके नहीं बैठो, क्योंकि होल्ड जब आप करते हो तो यूरिन इज़ अ वेरी गुड मीडियम फॉर इन्फेक्शन। यानी अगर यूरिन आपके ब्लैडर में बहुत देर तक पड़ा है तो उसमें इन्फेक्शन होने का चांस होता है।
तो मेरी यंग गर्ल्स के लिए स्पेशली स्कूल गोइंग, क्योंकि हमने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो सुबह वॉशरूम घर से होके जाते हैं और घर ही होके आते हैं, मैंने जब लौट के आते हैं, तो इस तरह की आदतें ना डालें। व्हेनेवर देयर इज़ अ प्रेशर जस्ट गो एंड वॉइड। तो उससे क्या है कि आपकी एक जनरल हेल्थ बेटर रहेगी, यूरिन इन्फेक्शंस कम होंगे। एंड पब्लिक टॉयलेट्स का देखो, जहाँ तक सवाल है, इसका तो और कोई रास्ता नहीं है एक्सेप्टिंग कि या तो आप कुछ स्प्रे यूज़ करिए, या आजकल बहुत सारी कंपनीज़ ने पी सेफ और ये बहुत सारी चीज़ें आई हैं जो जिसमें आप टॉयलेट के टच में, कांटेक्ट में ना आओ, एंड यू कैन जस्ट वॉइड एंड थोड़ा सा मैंने आप अपने क्लिनलीनेस मेंटेन कर सकते हो। चलते चलते एक दो सवाल और है मैम। एक नई चीज़ सुनने में आई, केमिकल प्रेगनेंसी। और अभी तक तो एबॉर्ट हो जाता था और प्रेगनेंसी, फॉल्स प्रेगनेंसी सुनी गई थी, लेकिन ये केमिकल प्रेगनेंसी एक नया शब्द सामने आया। वो भी हमारे यहाँ ऑफिस में ही बातचीत में पता चला कि एक नए तरह का टर्म आ रहा है, और उसके बारे में मुझे लगता है कि हमारी महिलाओं को जानना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या है और इससे कैसे बचें। अच्छा पूजा, कई बार क्या होता है कि पेशेंट प्रेग्नेंट तो हो जाता है। अच्छा, जब आप बीटा HCG टेस्ट करते हो तो आपको लेवल दिखता है कि हाँ प्रेगनेंसी लेवल आ गया है, लेकिन जब आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हो तो पता चलता है कुछ भी नहीं है। तो ये होती है जो केमिकल प्रेगनेंसी। केमिकल प्रेगनेंसी मीन्स जो प्रेगनेंसी हुई लेकिन चली नहीं आगे और वो वहीं ख़त्म हो गई, ब्लड ने उसको डिटेक्ट किया, मैंने ब्लड के लेवल में आपका आया और फिर वो वॉश आउट हो गया, है ना। तो मैंने एक तरह से वो एक अबॉर्ट हो गया, है ना। तो ये होती है केमिकल मीन्स जो ब्लड में बस आपको पता चला कि हाँ आप प्रेग्नेंट थे और फिर वो वॉश आउट हो गया। तो ना वो अल्ट्रासाउंड में दिखेगा ना किसी चीज़ में दिखेगा। और पेशेंट को कितने दिनों तक चलती है ये प्रेगनेंसी? ये जनरली फ्यू डेज मैंने ओवर द डेट्स और फिर वो पीरियड आ जाता है। ओके। एक और बहुत बड़ी समस्या है जो जिससे मुझे लगता है कि हर आम लड़की गुजरती है, ईचिंग की। पीरियड्स के समय ईचिंग होना तो समझ आता है कि चलिए आपके साथ कुछ अनयूजुअल सा उस समय आपकी बॉडी के साथ हो रहा है, लेकिन क्या ये भी इन्फेक्शन का कारण है और उसको कैसे ठीक करके रखें? इचिंग डेफिनेटली इन्फेक्शन का कारण होता है। और जनरली ये जैसे आपने बोला पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करना या किसी इन्फेक्टेड बंदे के साथ कपड़े वॉश हो जाना या कभी बाथरूम के हैंडल्स वगैरह इन्फेक्टेड रहते हैं। मैं ज़रूर कहूँगी कि इवन ऑफिस स्पेसेस में जब टॉयलेट्स क्लीन होते हैं तो बाथरूम के हैंडल्स, बाथरूम की सीट्स, ये सब चीज़ें जहाँ कॉमनली बंदा टच करता है ये सब ज़रूर क्लीन करना चाहिए और डिसइंफेक्ट करना चाहिए। इचिंग जो होती है ये जनरली या तो बैक्टीरियल होता है या ट्राइकोमोनल होता है या फंगल होता है। कई पेशेंट्स डायबिटिक होते हैं, उनको फंगल इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हैं। यूजुअली जो टॉयलेट्स वगैरह से इन्फेक्शन होता है वो बैक्टीरियल होता है। तो ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करिए, अपने जो आपका जीपी हो या गायनेकोलॉजिस्ट हो, तो ट्रीटमेंट ज़रूर ले लीजिए क्योंकि ये चीज़ें फिर बढ़ के फिर अल्सर्स वगैरह क्रिएट कर जाती हैं। हाँ, ये मैं आने वाली थी कि क्या ये इन्फेक्शंस या हम कहीं भी थोड़ा ध्यान नहीं दे पाते हैं तो क्या ऐसा होता है कि वो कुछ बड़े बीमारियों में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके लिए हमारी विमेंस को जानना बहुत ज़रूरी है? बड़े मीन्स जैसे लॉन्ग स्टैंडिंग अल्सर्स होते हैं तो फिर ये एक तो डिस्कम्फर्ट बहुत होता है, पस आने लगता है, और फिर जब बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग हो जाते हैं तो फिर कैंसर्स वगैरह में कन्वर्ट होता है। मैम एक चीज़ और भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, सर्विक्स कैंसर, और वो महिलाओं में बहुत ज़्यादा है। उससे बचने के लिए कुछ ऐसे उपाय हैं क्या कि अगर हम इन चीज़ों का अभी से ध्यान दें तो हम इस कैंसर से बच सकते हैं? और वो क्या सिम्टम्स हैं जिससे पता चल जाए कि भाई ये कुछ डेंजरस सा आपके शरीर में हो रहा है और चुप रहने से काम नहीं चलेगा? देखो पूजा, सबसे जो कॉमन सिम्टम होता है वो डिस्चार्ज का सिम्टम होता है। डिस्चार्ज आने लगता है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यानी पीरियड के बीच में कभी भी छोटी मोटी ब्लीड आ जाती है।
इन चीज़ों को लेके थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं होता है। अपने 30 इयर्स के बाद हम ज़रूर कहते हैं, अगर मैरिड पर्सन हो या सेक्सुअली एक्टिव पर्सन हो तो उसको अपना पैप्समियर ज़रूर करा लेना चाहिए। ये क्या होता है? पैप्समियर एक कैंसर डिटेक्शन टेस्ट होता है। ओके। कैंसर डिटेक्शन टेस्ट पेनफुल नहीं होता है, ये ओपीडी बेसिस पे हम लोग करते हैं। पेशेंट आता है हमारे पास, अगर 30 इयर्स प्लस है, मैरिड हो या अनमैरिड हो, अगर सेक्सुअली एक्टिव हो, तो हम डेफिनेटली उनको एडवाइस करते हैं भाई अपना पैप्समियर करा लो। पैप्समियर में ये हो जाता है कि कम से कम हम स्क्रीन कर लेते हैं पेशेंट को कि कुछ आपके अंदर कोई ऐसी संभावना तो नहीं है कि कैंसर हो आगे चल के, है ना। तो एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ब्लीडिंग अगर आउट ऑफ मेंस्ट्रुअल पैटर्न हो रही हो तो ज़रूर अपने गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाके और एक बार चेक करा लीजिए। कई बार बहुत अर्ली कैंसर्स अल्ट्रासाउंड में नहीं आते हैं। हमने एक्चुअली अपने प्रैक्टिस में देखा है कि पेशेंट ना दौड़ के अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट के पास चला जाता है, ना कि गायनोकोलॉजिस्ट के पास आता है। वो ये सोचता है कि अल्ट्रासाउंड पिकअप कर लेगा। अब अर्ली कैंसर हो या छोटा मोटा कोई चेंज आ रहा हो उस जगह पे, वो अल्ट्रासाउंड नहीं उठा पाएगा। और यूजुअली अल्ट्रासाउंड तब उठाता है जब ऑलरेडी कैंसर प्रिवेल हो गया है उस एरिया में, माने एस्टैब्लिश हो गया उस एरिया में। तो हम ज़रूर कहेंगे कि भाई बी इन टच विद योर गायनोकोलॉजिस्ट। और कुछ भी ऐसे एबनॉर्मल, जैसे आपको फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, या सडनली आपके पीरियड्स बहुत हैवी हो गए हैं। देखो, सर्वाइकल कैंसर के साथ साथ यूट्राइन कैंसर भी होता है, ओवेरियन कैंसर्स भी होते हैं। जो ओवेरियन कैंसर तो ऐसा होता है जो डिटेक्ट ही नहीं हो पाता। तो कुछ भी चेंज हो तो एक बार ज़रूर अपना जाके, स्पेशली लेडीज़ जो 30 और 45 के बीच में रहते हैं, इनमें ज़रूर अगर कोई भी चेंज ऑफ पैटर्न हो तो अपना जाके एक बार दिखा जाओ। मैम, एक आखिरी सवाल है मेनोपॉज से जुड़ा हुआ, जो बहुत ज़्यादा गर्ल्स इससे एक वक्त था जब हम लोगों की मदर की बात करें तो 45 के बाद उनका मेनोपॉज का पीरियड शुरू होता था और उन्हें पता होता था कि मेनोपॉज अब आ रहा है। लेकिन आजकल ये जो स्ट्रेस वाली हम लोग की लाइफ है, वर्किंग वुमेन्स की लाइफ है, इवन या कहें कि घर में भी जो महिलाएं हैं वो 35 के बाद ही मेनोपॉज को लेके, और उनको पता ही नहीं चलता है कि वो मेनोपॉज की तरफ बढ़ रही हैं। 2 महीने हुए पीरियड्स, फिर रुक गए, फिर 2 महीने हो रहे हैं, कभी हैवी हो रहा है। वो कैसे सिम्टम्स होते हैं जो गर्ल्स को पता चल जाए कि हम मेनोपॉज की तरफ बढ़ रहे हैं? मेनोपॉज यूजुअली हम तब कहते हैं जब लंबे समय के लिए पीरियड रुक जाता है, नॉट कि 1-2 महीने के लिए पीरियड रुक गया। तो मेनोपॉज एक्चुअली डेफिनेशन ही कहती है कि भाई कम से कम इट शुड बी 1.5 to 2 years ऑफ सिजेशन, यानी पीरियड्स बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए। लेकिन अगर पीरियड्स उसके पहले इरेगुलर हो रहे हैं तो भी मैं कहती हूँ कि भी ज़रूर अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। हो सकता है कोई सिस्ट हो, कोई और बीमारी हो यूट्रस के अंदर, तो वो ज़रूर दिखा लीजिए। तो बहुत ज़रूरी है अपने आप को वोकल करें, अपने शरीर में आ रहे बदलावों पे बात करें और गायनोकोलॉजिस्ट से संपर्क करें। देखते रहिए India.com।